हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो सेकेंड ईयर एक बीकॉम के क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये भी उसी पूरी सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और उसके मेजर इश्यूज़, ठीक है, यानी उसके मेजर जो प्रॉब्लम है वो बताने हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया है, वीडियोज़ अगर आप देखें मेरी नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बेसिकली क्या स्टडी करते हो, आप बिहेवियर स्टडी करते हो लोगों के, ठीक है, लोगों का बिहेवियर। जब आप इकोनॉमी में सारी सोसाइटी का बिहेवियर एक साथ स्टडी करो, किसी इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को स्टडी ना करो, तो मैक्रो बन जाता है। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, जो ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है। तो मैक्रो जो वर्ड आया है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन लार्ज, ठीक है। इसका मतलब इसका कंसर्न, इसका फोकस, इसका स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किस चीज़ की स्टडी करते हो, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट। इकोनॉमिक एग्रीगेट, नॉट इकोनॉमिक इंडिविजुअल्स का बिहेवियर स्टडी नहीं करते, बल्कि इकोनॉमिक एग्रीगेट्स का, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल नहीं बल्कि सोसाइटी के सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, हम इम्पैक्ट देखते हैं तो जनरल प्राइस लेवल आगे आप स्टडी करेंगे। यानी आप इस पूरी डेफिनेशन को देख के एक चीज़ दिखा सकते हो कि इट स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, यानी इंडिविजुअल, ये डिवाइड नहीं कर रही इकोनॉमी को, बल्कि इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रही, ठीक है। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसके मेन टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। अगर आपने माइक्रो पढ़ी है तो वहाँ डिमांड सप्लाई टूल्स से आप पूरी बुक खत्म करते हैं, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और लिखने का टाइम हो तो आप इस पॉइंट्स को बना के लिखें, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। और प्रेजेंटेशन तो बेसिक ध्यान रखना ही है आपको। इस बुक को या इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के चलते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये मान के चलना होता है कि माइक्रो जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी कि जैसे आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में बहुत सारे लॉ किसी चीज़, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है कि इस वेरिएबल के चेंज होने से उस वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा वेरिएबल इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं तो अगर एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट कर रहा है तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानना होता है, चाहे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लें या लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको मान के क्या चलना है कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। तो इसकी अजम्पशन क्या है, इट एज्यूम्स मैक्रो वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं इश्यूज़। तो इशू में मेजर हमने टोटल 6 इश्यूज़ डिवाइड किए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ बताइए। क्वेश्चन में इन्हीं इश्यूज़ से एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है। अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे, 2019 कॉरस्पॉन्डेंस का पेपर देखेंगे तो वहाँ शॉर्ट नोट्स में 5-5 नंबर में 2 पॉइंट्स पूछे गए थे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक बिजनेस साइकिल। ये कुछ इश्यूज़ हैं, तो 5 नंबर के लिए, 7.5 नंबर के लिए आपको छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है जो आप इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर इशू, ठीक है। जब मैक्रो पढ़ते हैं तो हम एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सोसाइटी की टोटल इनकम से लेना देना होता है, टोटल आउटपुट से लेना देना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ के आड़े बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसर्न है। इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइजेस का बढ़ना लगातार इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। लगातार मतलब प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन कहलाएगा। और इन्फ्लेशन का सोसाइटी पे हमेशा ही बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी जब इन्फ्लेशन का रेट वेजेस रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर सोसाइटी को इसका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। अगर मैं बोलूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बेरोज़गार हैं, आप अगर फिज़िकली फ़िट हैं, आप काम करना चाहते हैं, फिज़िकली फ़िट भी हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है प्रिवेलिंग वेजेस रेट पर, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। बहुत अच्छा टॉपिक, आपने 12th में रीडिंग इसकी बहुत अच्छे से की होगी, चैप्टर भी है। तो जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बनाती है बजट में,
एक्सपेंडिचर जब रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाए तो बजट में डेफिसिट पाया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उधार बोरिंग वगैरह करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पर आरबीआई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए अपने कुछ टूल्स यूज़ करता है। उन टूल्स को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक टूल है। इसके बाद है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आप लोगों के लिए नया है। बेसिकली क्या, सिंपल सा टॉपिक है, बिजनेस में जो अप एंड डाउन्स होते हैं, बेसिकली वही बिजनेस साइकिल। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग मैं आपको बता दूं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना। तो जब एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हर साल जीडीपी बढ़ना, पिछले से ज़्यादा बढ़ना, तो ग्रोथ, ठीक है। तो जीडीपी लगातार अगर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्रोथ। और अगर जीडीपी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब एक कंट्री में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। आफ्टर ऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस आप लोगों को नेशनल इनकम के सेकेंड पार्ट में डिटेल में मैंने बताया, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो कंट्री में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस अगर ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है हर साल, तो हम कहते हैं इकोनॉमी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्लियर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन एक इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द ग्रोथ रेट। सिंपल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे भाई, पिछले साल से इस साल आपको ग्रोथ पता करनी है। तो अब क्या करोगे, आप चेंज लो, कितना चेंज आया इनकम में, y मीन्स इनकम या जीडीपी, कितना चेंज आया, y1 मतलब इस साल का जीडीपी, y0 मतलब पिछले साल का जीडीपी। इस जीडीपी में इन दोनों को माइनस किया, इसका मतलब नेट जो चेंज इस साल कितना बढ़ा आउटपुट, डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब आपने पिछले से कंपेयर किया तो वही बेस होगा इनटू 100। अच्छा, इट प्रोवाइड अस एन इंडिकेटर ऑफ राइजिंग एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड। अगर कंट्री में ग्रोथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हमारे जो देश के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा होगा, ठीक है। और इसी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए गवर्नमेंट ग्रोथ रेट कैलकुलेट करती है। तो ग्रोथ हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये मेजर इशू है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये सर्व एज अ मेजर इकोनॉमिक इशू। इसी कारण ये मेजर इकोनॉमिक इशू के नाम से जाना जाता है कि ग्रोथ हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नए नए एंटरप्राइजेस सेटअप करे जाएँ, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, गवर्नमेंट छूट दे लोगों को, जिससे लोग ज़्यादा एनकरेज हो टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस। और अगर मोर गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो कंट्री में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसके बाद हमारा सेकेंड जो इशू है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सिर्फ प्राइस का बढ़ना नहीं होता, लगातार प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। तो मैंने क्या बोला है, इन्फ्लेशन इज़ नॉट increasing in price level, inflation is constantly rise in price of commodities and factor of production। आपने कमोडिटी के प्राइस का इंक्रीमेंट तो देखा है, और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में शायद आपने वेजेस रेट या लेबर सप्लाई कर्व ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहाँ आपने ये चीज़ भी देखी होगी। अंडर दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ मनी एंड रियल परचेजिंग पावर इज रिड्यूस्ड। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, एंड रियल परचेजिंग पावर। अब भाई प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोगों की जेब पे इसका असर आएगा, है ना। तो लोगों की जेब पे इसका असर आएगा, इसका मतलब क्या है, पहले आप एक सामान खरीदने के लिए 10 रुपये पे करते थे, आज उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ रहे। तो आपका 10 रुपये का जो नोट है, वैल्यू है उसकी, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब परचेजिंग पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी मनी की वैल्यू और साथ ही साथ उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो आगे, सिंस देयर इज़ अ राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन। हमें पता है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर डिक्लाइन होता है, और दिस सिचुएशन इस जिससे क्या चीज़ आती है, दिस इज टर्न रिड्यूस द फाइनेंशियल वेल्थ एंड लोअरिंग द लिविंग स्टैंडर्ड। और इससे क्या होता है, दिस कॉज, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कॉज रिड्यूस द फाइनेंशियल वेल्थ एंड लोअर्स द लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, क्लियर है। हमारा थर्ड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बोला कि लोग काम करना चाहते हैं, फिजिकली फिट भी है, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही, ठीक है ना। अब लॉकडाउन की सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब
लॉकडाउन का एग्जाम्पल तो लेना थोड़ा गलत होगा, बट कभी क्या होता है इकोनॉमी में रिसेशन आता है। रिसेशन का मतलब क्या है, जब आप जो धंधे हैं वो मंदे चल रहे हैं सबके, है ना। अब लोगों के पास उतना डिमांड नहीं हो रहा इकोनॉमी में, तो लोग सप्लाई उतना नहीं करेंगे, उतना प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, तो उन्हें लेबर्स की ज़रूरत कम होगी, ठीक है ना। या उन लोगों को हायर नहीं करेंगे, जो आ सकते हैं उन्हें हायर नहीं करेंगे। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट कॉज ड्यू टू, इसका कारण क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्लाइन होना अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, ठीक है। या रिसेशन के आने का भी, रिसेशन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होता है, जहाँ पर एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू डू वर्क एट अ प्रिविलिंग वेजेस रेट बट डू नॉट गेट द वर्क, ओके। तो इसका कारण क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का घटना और रिसेशन, ठीक है। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन में भी हेल्पफुल। अगर इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो गवर्नमेंट हाथ डाल ही देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपने 12th में बहुत सारे टॉपिक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है। फिस्कल पॉलिसी में 2 चीज़ें, अपने खर्चे और अपने टैक्सेस की पॉलिसी यूज़ करती है। इस सिचुएशन में लोगों को काम चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्टिव यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे लोगों को हायर किया जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इससे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे, यानी गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाकर और दूसरा टैक्सेस कम कर दे। जिन प्रोडक्शन यूनिट पे अगर टैक्सेस कम कर देंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, या प्रोडक्टिविटी, अगर टैक्स का बर्डन कम कर देंगे लोगों पर तो क्या होगा, वो टैक्स की सेविंग करके लोगों को हायर किया जा सकता है। तो क्या बोलना चाहिए, गवर्नमेंट में भी चेंज इट फिजिकल पॉलिसी चेंज कर सकती है, मतलब इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, रिड्यूसिंग टैक्सेस, ठीक है, ड्यू टू विच डिस्पोजेबल इनकम विल बी इंक्रीजेस। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या लिखोगे, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ, गवर्नमेंट में इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस द टैक्सेस, दिस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द जनरल पब्लिक, ओके। हमारा जो चौथा इशू है वो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, अप एंड डाउन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी अप डाउन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। कभी बूम की सिचुएशन आती है, कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है। एक बिज़नेस को हर तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ कर्व कहीं ना कहीं सीखा होगा कि कभी हम बॉटम में होते हैं तो कभी धीरे धीरे एकदम बूम की सिचुएशन, ठीक है। तो डिप्रेशन, रिसेशन, बूम, ये सारी सिचुएशन एक बिज़नेस को फेस करनी पड़ती है अप डाउन। क्यों अप डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर नीचे होती है तो बिजनेस को झेलना पड़ता है, इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एनालाइजिंग द ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है, एक बिजनेस आप मार्केट के ट्रेंड को जानकर अपने आप को सुधार सकता है और वो अपने अप एंड डाउन्स को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। इफेक्ट ऑफ अप एंड डाउन एंड फॉर्मिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंगली कैन रिड्यूस द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो हाउ बिजनेस साइकिल का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एनालाइजिंग द ट्रेंड एंड इफेक्ट ऑफ अप एंड डाउन, फॉर्मिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली कैन रिड्यूस द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ओके। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक। इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक। तो इट इज़ यूजेस बाय रिजर्व बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को बढ़ाने घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है चीज़ों की, ठीक है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम है, तो ऑफकोर्स सी बात है प्राइस बढ़ेंगे। इस सिचुएशन में हमारी जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, लोगों का उधार लेना महंगा, लोगों को उधार लेना महंगा पड़ता है, और लोगों को जब उधार लेना महंगा पड़ेगा तो वो कम डिमांड करेंगे पैसों की, जिससे वो कम चीज़ों की डिमांड, और पैसा कम तो चीज़ों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, जिससे धीरे धीरे डिमांड कम होगा और वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी, लोग उस पैसा कम यूज़ करेंगे, कम डिमांड करेंगे, ओके। और अगर इंटरेस्ट रेट घट जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा लास्ट इशू है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट क्या होता है, व्हेन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड, हर साल
अगले साल की खर्चों और अगले साल का रिसीप्ट गवर्नमेंट पहले से उसका अकाउंटिंग करके लोगों के सामने पेश करती है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कितने खर्चे करने वाली है और कितनी रिसीप्ट है, उसका पहले से स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर देती है गवर्नमेंट। और उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और बजट में डेफिसिट कब होता है, व्हेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सीड एस्टिमेटेड रिसीप्ट, इट इज़ नोन एज बजट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ये भी एक इशू है गवर्नमेंट के लिए कि वो बजट डेफिसिट को कम करे, रिसिप्ट ज़्यादा करे, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ा दे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट डेफिसिट। गवर्नमेंट अपने डेफिसिट की भरपाई करने के लिए बोरो करती है जनरल पब्लिक से फंड। कैसे, बाय इशूइंग बॉन्ड्स इशू करती है, लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। या फिर गवर्नमेंट कभी कभी सेंट्रल बैंक से भी बोरो करती है पैसा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को पूरा कर सकती है। तो ये हमारा 6 टोटल इश्यूज़ है। और ये क्वेश्चन कभी कभी 10 to 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और 10 to 15 मार्क्स के लिए अगर नहीं पूछा गया तो एक शॉर्ट नोट्स तो पक्का ही आना है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, और ये जो मैंने नोट्स दिए हैं इसको आप लिख लीजिए और लिख के लर्न कर लीजिए। बाय।